एक समय पर राजा देवदत्त का बहुमाकारा राज्य पर शासन था। वो एक कला प्रेमी थे और हमेशा कलाकारों की तारीफ करते थे। साथ ही वो साहित्य प्रेमी भी थे। उन्हें अपने राज्य के सभी कवियों के साथ तर्क करना अच्छा लगता था। इस बार उन्हें किसी समस्या के समाधान पर संदेह हुआ और वो अपने दरबारी कवियों से पूछने लगे। प्रिय कवियों, बैठक में आपका स्वागत है। मुझे समस्या समाधान के संबंध में एक छोटा सा संदेह है। देखते हैं कि कौन उस संदेह को दूर कर सकता है। ये सुनकर कवियों में से एक विष्णु शर्मा आगे आए और उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया। निश्चित ही प्रिय राजा, हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। कृपया हमें अपनी समस्या बताएं राजा। हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। कुछ भी गंभीर नहीं है। हम हर दिन कई मुद्दों पर विचार करते हैं। हम कई निर्णय भी लेते हैं। इस प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह सामान्य ज्ञान है या भावना है? कौन सा महत्वपूर्ण है? समझ में आया राजा। आप पूछना चाहते हैं कि दिमाग बड़ा है या दिल? क्या मैं सही बोल रहा हूँ स्वामी? हाँ, ठीक है। मुझे इस सवाल का जवाब बताओ। महाराजा, मुझे लगता है कि वे दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दिल और दिमाग हर स्थिति के आधार पर हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। यह कैसे हो सकता है? कृपया मुझे समझाएं। निश्चित रूप से मेरे प्रभु। उदाहरण के लिए, यदि कोई राजा हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है तो हमारा दिल युद्ध में उसे हराने के लिए विभिन्न तरीकों की तलाश करता है, लेकिन हमारा दिमाग हमें युद्ध में किसी भी योजना को अंजाम देने से पहले बुद्धिमानी से सोचने के लिए मार्गदर्शन करता है। इसलिए यह मन और हृदय दोनों का एक अच्छा संतुलन है जो हमें सामान्य ज्ञान देता है। अतः दोनों ही अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हो महाराजा? क्या मैं सही हूँ? अच्छा कहा विष्णु शर्मा। दिल खुश हो गया। मैं तुम्हें अपने दरबार में पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही राजा ने विष्णु शर्मा की तारीफ की, दूसरे देश से व्यास नामक एक और विद्वान आए। उन्होंने राजा को आदर देते हुए प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, सम्मानित राजा, मैं व्यास हूँ, एक विद्वान जो बौद्धिक पोषण के लिए तरसता है। मुझे विभिन्न शास्त्रों में अपनी योग्यता साबित करने के लिए विभिन्न विद्वानों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद है। मैंने इस राज्य के विद्वानों के बारे में बहुत कुछ सुना है और यदि आप मुझे ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं तो मैं उनसे मुकाबला करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ राजा। प्रिय व्यास, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। प्रतियोगिता के लिए हम आपको अपने बीच रखना पसंद करेंगे। पता चला है कि आपके दरबार में बहुत से प्रसिद्ध विद्वान हैं और इसलिए मुझे देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक बनने की प्रतियोगिता में उन्हें हराने में दिलचस्पी है। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। प्रिय व्यास, मैं प्रतियोगिता के लिए उत्सुक हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप हमारे राज्य के किसी भी विद्वान को आसानी से हरा सकते हैं। कृपया प्रतियोगिता के लिए आगे बढ़ें। हम सभी लोग इसे देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। धन्यवाद प्रिय राजा। आपके विद्वान प्रश्न पूछना शुरू कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ। क्यों नहीं व्यास जी, आइए हम प्रतियोगिता शुरू करते हैं। राजा जी के कहने के बाद सभी विद्वान उठे और उनसे अलग अलग प्रश्न पूछने लगे, जिनका व्यास ने कठिनाई के बावजूद आराम से उत्तर दिया। उनके उत्तर सुनकर सभा में उपस्थित सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब जब विद्वानों के पास कोई प्रश्न नहीं बचे, तो व्यास ने राजा जी को संबोधित करते हुए पूछा, प्रिय भगवान, यदि आपके विद्वान हो गए हैं तो क्या मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ? मैं आपके विश्वास की सराहना करता हूँ व्यास। मुझे खुशी है कि आपने सभी सवालों का आत्मविश्वास से सामना किया। मुझे अपना पहला प्रश्न बताएं। धन्यवाद भगवान। मेरा पहला प्रश्न है, दुनिया में ऐसी कौन सी मुर्गी है जो अंडे नहीं देती है? ये प्रश्न सुनकर सभी विद्वान परेशान हो गए, लेकिन विष्णु शर्मा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ व्यास जी से ये कहा, व्यास, मुझे आपके प्रश्न पर आपत्ति है। हमने आपसे शास्त्रों से संबंधित प्रश्न पूछे थे, लेकिन आप हमसे प्रतियोगिता से हटकर प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे लगता है यह अनुचित है। देखिए, आपने प्रतियोगिता से पहले कोई नियम नहीं बनाए थे, इसलिए मैं कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। मुझे लगता है कि विद्वानों को आकाश के नीचे किसी भी बात का उत्तर पता होना चाहिए। आप नहीं जानते तो स्वीकार करें। आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ,
लेकिन यह प्रश्न पूरी तरह अनुचित है। यह सब सामान्य ज्ञान के बारे में है, लेकिन ज्ञान से संबंधित कुछ भी नहीं है। यदि उत्तर देने में असमर्थ है तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएं। महाराजा, हमें क्षमा करें, हम प्रतियोगिता छोड़ रहे हैं। विष्णु शर्मा ने अपनी निराशा बताई और वो प्रतियोगिता से पीछे हट गए और बाकी विद्वान उनके कहे गए रास्ते पर चलने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया। अपने प्रश्न का कोई भी उत्तर ना पाकर व्यास बेहद खुश थे। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व होने लगा और उसी तेवर के साथ व्यास ने राजा जी से कहा, राजन, मैंने आपके विद्वानों को हरा दिया है। अब मुझे किसी पुरस्कार या सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे मेरे सामने झुके और अपनी हार स्वीकार करें। परंतु राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे सभी इस तथ्य की पुनरावृत्ति करें कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान विद्वान हूँ। ठीक है? राजा देवदत्त इस घटना से अपमानित महसूस करने लगे और घमंडी व्यास को सुधारने के लिए अलग अलग तरीकों पर विचार करने लगे। दरबार में उपस्थित सभी लोग सोचने लगे कि राजा व्यास का घमंड किस तरह उतारेंगे। इसी बीच भीड़ में से एक किशोर उनके बीच आया और सभा में अपना परिचय दिया। महाराजा, मैं दीपक हूँ। मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ। अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं व्यास जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जरूर दीपक, क्यों नहीं। मुझे खुशी है कि हमारे विद्वानों की असफलता के बावजूद आप व्यास का सामना करने के लिए आश्वस्त हैं। हम आपको अपने बीच पाकर बहुत खुश हैं। व्यास, क्या आप प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? क्षमा करे प्रिय राजा, मैं एक विद्वान हूँ जिसने राज्य के सभी विद्वानों को पराजित किया है। फिर मुझे इस आम आदमी से क्यों मुकाबला करना है भला? व्यास, इन शब्दों को सुनकर मैं हैरान हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि यह प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान के बारे में है और इसका बौद्धिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप क्यों डर रहे हैं? मुझे डर नहीं है। मैंने आप जैसे विद्वानों को हराया है और मैंने अपनी ताकत साबित कर दी है। मैं क्यों परेशान हूँ? दीपक, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे सवालों का एक झटके में जवाब दूंगा और निकल जाऊंगा। ठीक है दीपक, तुम पूछो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? महोदय जी, मैं मानता हूँ कि आप बड़े विद्वान हैं और मैं एक आम आदमी हूँ। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर आप मेरे सभी सवालों का जवाब देते हैं तो मैं अपनी हार मान लूंगा, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको अपनी हार माननी होगी और बिना एक शब्द बोले राज्य को छोड़कर जाना होगा। मैंने सोचा था कि तुम भोले हो, लेकिन तुम बहुत बकबक करते हो। मैं मानता हूँ कि यह आपका अति आत्मविश्वास है। वैसे भी अपने प्रश्न पूछो। ठीक है, जीत की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? जो भी इस सवाल का जवाब देगा वही जीत सकता है। लेकिन अगर कोई इसका जवाब नहीं दे सकता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है। अगर मैं इस प्रतियोगिता को हारता हूँ तो मुझे अपनी हार से कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मुझे गर्व होगा कि मैं एक महान विद्वान के हाथों हारा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। अब अपने प्रश्न बताओ। ठीक है, मेरा पहला सवाल सुनिए। 3 बकरियां एक के बाद एक रास्ते पर चल रही है। उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा होता है, जो उस पहली बकरी से जाकर पूछता है, ए बकरी बकरी, तेरे पीछे कितनी बकरियां हैं? वैसे तो बहुत सारी बकरियां हैं, लेकिन अभी के लिए मेरे पीछे 2 बकरियां हैं। उसका जवाब सुनने के बाद वह आदमी दूसरी बकरी के पास जाता है और उससे पूछता है, बकरी बकरी, तेरे पीछे कितनी बकरियां हैं? तुमने उससे भी वही सवाल किया था ना? मेरे पीछे 2 बकरियां हैं। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप मुझे बताइए कि दोनों बकरियों ने एक ही जवाब कैसे दिया। क्या आपको लगता है कि दूसरे के बाद भी 2 बकरियां हो सकती हैं? सोचिए, बकरी ने ऐसा जवाब आखिर क्यों दिया? बताइए। दीपक का ये प्रश्न सुनकर व्यास पहले तो जोर से हंस पड़े, पर दरबार में सभी लोग उत्तर जानने के लिए उत्सुक थे। सभी दरबारियों को उत्सुकता से अपनी तरफ देखते हुए पाकर उन्होंने दीपक से कहा, प्रिय बालक, यह किस तरह का सवाल पूछा है तुमने? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक अच्छा सवाल है? महोदय, मैं एक आम आदमी हूँ। अगर आपको लगता है कि यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है तो आप इसका जवाब तुरंत क्यों नहीं दे रहे हैं?
आप इसका जवाब मुझे तुरंत दीजिए। दीपक के शब्दों को सुनकर व्यास को गुस्सा आ गया। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनो, वे बकरियां गोले में घूम रही होंगी, तो दूसरी बकरी के पीछे भी 2 बकरियां होंगी ना। इसलिए उत्तर के लिए यदि तीसरी बकरी से वही प्रश्न पूछा जाता तो वह भी वही उत्तर देती, क्योंकि सभी बकरियां एक घेरे में घूम रही होंगी। बताओ दीपक, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अपने उत्तर को लेकर व्यास काफी संतुष्ट थे। उन्हें अपने विचार पर गर्व महसूस होने लगा। पर दीपक इस उत्तर को सुनकर मन ही मन हंसने लगा और बोला, गलत जवाब है महोदय, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बकरियां एक के बाद एक चल रही हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि वे एक घेरे में घूम रही होंगी? कृपया थोड़ा समय ले जनाब, और अच्छी तरह से सोच समझकर इस सवाल का सही जवाब दें। व्यास ने अपनी बुद्धि पर पूरा जोर देकर इस प्रश्न का हर संभावित उत्तर ढूंढने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। पूरे दरबार को एक पल में हराने वाले व्यास को इस किशोर के सरल से प्रश्न का उत्तर न मिलने के कारण खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। देखिए, मुझे उत्तर नहीं मिला, आप उत्तर बता दीजिए, मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं इसका उत्तर दे ही देता हूँ। तो पहली बकरी ने कहा कि उसके पीछे 2 बकरियां हैं। आपने उसके जवाब को स्वीकार कर लिया। फिर आपने दूसरी बकरी से भी वही सवाल किया और उसके जवाब पर भी बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया। असल में वह दूसरी बकरी झूठ बोल रही थी। बस। व्यास को दीपक का जवाब सुनकर घबराहट महसूस होती है। राजा सहित सभा में उपस्थित सारे लोग जोर से हंसने लगते हैं और व्यास को शर्मिंदगी महसूस होती है। वो दीपक से कहता है, दीपक, मैं आपके प्रश्न से भ्रमित हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से अगले प्रश्न का सही जवाब दूंगा। जरूर, कृपया ध्यान दें। एक आदमी पहाड़ पर टहल रहा था। उसने सूरज देखा और 500 मीटर दाएं दिशा में चलने लगा। फिर बाएं मुड़ गया, 650 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ गया, 250 मीटर चला और अचानक रुक गया। अब मुझे बताओ कि वह अचानक वहां पर रुक क्यों गया? क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं व्यास जी? ये प्रश्न सुनकर व्यास गुस्से से पागल होने लगते हैं। उन्होंने दीपक को मूर्ख समझा था, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते थे। परेशान होकर भी वो इस प्रश्न का उत्तर सोचने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर मिलने पर उन्होंने कहा, ओह, क्या बड़ी बात है। उसे कोई रुकावट आ गई होगी तो उसने चलना बंद कर दिया होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऐसे निराधार सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ? मैं मूर्ख हूँ। मैं तुम्हारे ऐसे बेतुके सवालों का जवाब देना सही नहीं समझता। मुझे माफ करें, आपका जवाब गलत है। कोई रुकावट नहीं थी। मैंने आपसे कोई व्यर्थ प्रश्न नहीं किया, क्योंकि यह आपकी मुर्गी से बेहतर है जो कोई अंडे नहीं देती। बेहतर होगा आप उत्तर देने से पहले 2 बार उसके बारे में सोचें, फिर उसका जवाब दें। आपने सारे सवालों का जवाब बिना सोचे समझे दिया। दीपक की इस बात को सुनकर व्यास को काफी अपमानित महसूस हुआ। इस अपमान को सहते हुए व्यास ने 4-5 संभावित उत्तर दिए, लेकिन उनके सभी उत्तर गलत थे। उन्होंने इस सवाल के और जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अंत में शर्म के मारे उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकार लिया और दीपक से कहा, दीपक, मुझे उत्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि वह आदमी वहां पर आखिर क्यों रुका। जब व्यास ने उत्तर देने में अपनी असमर्थता जताई तो सभी विद्वान, राजा और दर्शक दीपक की बुद्धिमानी से खुश हो गए और वो उसके उत्तर का इंतजार करने लगे। दीपक ने कहा, आसान है, आगे न जाने की उसकी कोई मर्जी नहीं थी, तो वह वहीं पर रुक गया। है ना आसान सा सवाल? दीपक का जवाब सुनकर व्यास चौंक जाते हैं। दरबार में मौजूद लोग दीपक के मजाकिया जवाब की तारीफ करते हैं। राजा देवदत्त ने अपनी जीत के लिए दीपक की प्रशंसा की। आखिरकार दीपक ने व्यास का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। दीपक ने व्यास से कहा, व्यास जी, आप बड़े विद्वान हो सकते हैं, लेकिन मजाकिया व्यक्ति नहीं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, किसी के पास भी हो सकता है, चाहे वह विद्वान हो या आम आदमी।
एक मुट्ठी बालू पकड़ने वाला व्यक्ति अपने हाथ में पकड़ी हुई बालों की मात्रा के बारे में पूछ सकता है तो स्पष्ट उत्तर होगा कि बालू को गिनना कठिन है, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं कि यह मुट्ठी भर बालू है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सामान्य ज्ञान के साथ साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। केवल इस तथ्य को महसूस करने के लिए मैंने आपसे ये सभी अजीब प्रश्न पूछे हैं, लेकिन आपका अपमान करने के लिए नहीं। मुझे कृपया करके माफ कर दीजिए। नहीं दीपक, तुम सही हो। मैं गर्व से अंधा हो गया था क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में अपनी योग्यता साबित की थी। मैं अपनी सफलता के लिए अभिमानी और अडिग हूँ। आपने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया और मैंने ज्ञान का मूल्य सीखा। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। प्रिय राजा, मैं अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूँ। ये कहकर व्यास बिना एक भी शब्द बोले दरबार से बाहर चले गए। राजा देवदत्त ने दीपक की प्रशंसा की और उससे कहा, शाबाश दीपक, शाबाश। तुमने एक बहुत अच्छा काम किया, इस राज्य का मान बढ़ाया। वैसे आप कौन हैं और आप कहाँ से हैं? राजन, मैं पास के ही एक गांव में रहता हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मैं यहाँ पर नौकरी की तलाश में आया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है दीपक, तुम इस अदालत में काम कर सकते हो क्योंकि हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। धन्यवाद प्रिय राजा। इस तरह दीपक ने साबित किया कि बुद्धिमानी किसी की जागीर नहीं है। जिनके सामने अच्छे अच्छे विद्वानों ने घुटने टेक दिए, उन व्यास को उसने एक अच्छा सबक सिखाया और अपनी बुद्धिमता से राजा देवदत्त का दिल जीतकर उनके दरबार में नौकरी प्राप्त की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे नए स्टोरीज बुक चैनल को सब्सक्राइब करें।